स्तरीय मान्यवर बैजनाथ साहब के परिनिर्वाण दिवस पर आयोजित इस आदरांजलि सभा में पहुंचे आप तमाम समस्त साथियों को जो है मेरा सादर जय नमक भाई धन्यवाद। इसके अलावा आज एक और महत्वपूर्ण दिवस जो कि पूरे देश में ही नहीं विश्व में मनाया जा रहा है, महर्षि वाल्मीकि जी का जो है आज प्रकटोत्सव है, उस पर भी मैं आपको तमाम साथियों को जो यहाँ पहुंचे सभी को बधाइयाँ भेजता हूँ। सम्मानित साथियों, जिला स्तरीय आदरांजलि कार्यक्रम में उपस्थित तमाम छोटे बड़े पदाधिकारी कार्यकर्तागण साथी, हमारे बहुत ही सम्मानीय माननीय ज्ञान सिंह बागड़ी जी जो कि हमारे बीच मौजूद हैं, जोगीराम मेहरा साहब, ओम सिंह कंवर जी, भाई अमित वाल्मीकि जी, इन्होंने बड़ा अच्छा इलेक्शन यहाँ फाइट किया था पूरे स्टेट में, जो इसकी चर्चाएं रही थी। चतर सिंह फौजी साहब, बलासी दास जी, महावीर सिंह बराड़ जी, श्री भगवान दैया जी जो कि पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे हैं, मौल साहब, और मंच का संचालन कर रहे रामकिशन गुरेरा भाई साहब जिला प्रभारी हैं यहाँ के, और इस कार्यक्रम की देख रेख कर रहे, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भाई हमारे नौजवान साथी जिला अध्यक्ष प्रदीप रंगा साहब, तमाम सम्मानित साथी यहाँ बैठे हैं, और उसके अलावा जिन साथियों का नाम मेरे से रह गया उन सभी को मेरा सादर जय। सम्मानित साथियों, मान्यवर साहब का परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण दिवस है। आप सभी साथी यहाँ बैठे हैं, मान्यवर साहब के चेहरे से या इनके कामों से आप परिचित, थोड़ा ही बताऊंगा, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है कि बताया जाना चाहिए कि इस कार्यक्रम हम करते क्यों। भाई बाबा साहब की जयंती आगे 14 अप्रैल को, मान्यवर साहब का जन्मदिन आता 15 मार्च को, बहन जी का जन्मदिन आता 15 जनवरी को, बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को आता है, मान्यवर साहब का जो है 9 अक्टूबर को आता है। ये जो कार्यक्रम होते हैं, ये कार्यक्रम हम करते क्यों? क्योंकि आज दौर बदल गया। मान्यवर जी बैठे ये स्टेट तक रहे हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं मेरे से, और बहुत सारे बुजुर्ग रहे हैं, लंबे सालों से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, हम कार्यक्रमों में आ रहे हैं। अब दौर बदला, पहले आप कार्यक्रम करते थे, मुझे लगता है कि जिले से बहुत ज्यादा लोग आते हैं, अब थोड़े कम हो गए। कम क्यों हो गए? क्योंकि मान्यवर साहब पर बोल लिया, मैं थोड़ा और आपको मूवमेंट की तरफ लेके जा रहा हूँ। सारे साथ मूवमेंट के इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन कुछ चीजें सिर्फ हम साइड कर रहे हैं, कुछ छोड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं। आजकल एंड्रॉइड फोन का जमाना आ गया, लोगों को लगता है कि कार्यक्रम की बजाय फोन पर ही क्रांति हो सकती है, और जब फोन पर क्रांति की बात आती है तो लोग कहते हैं कि यार कार्यक्रम में क्यों जाना। भाई साहब जो है हमारे यूट्यूब वाले साथी हैं, क्या सुनील दैया साहब आएंगे और दैया साहब सामने कार्यक्रम आपको बता देंगे, और उधर क्या हाजिरी क्यों लगानी, इधर ही सुन लेंगे सारा का सारा, चलते चलते बस में बाइक पर बैठे बैठे। समाज साथियों, इससे आंदोलन कमजोर होता है। सोशल मीडिया का जितना फायदा होना था उससे ज्यादा नुकसान होगा। पहले मान्यवर साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाया जाता था, मुझे लगता था लाखों हजार आदमी को आम बात थी, बिना न्योते के। अब कार्यक्रम करते तो न्योता के बाद तो हमारे लोग कम हो गए। ऐसा नहीं कि वोट कम हुआ, वोट कम नहीं हुआ, लोगों के दिल में आग कम हो गई, आग भी कम नहीं, लेकिन लोगों ने तरीका बदलने की कोशिश की कि भाई जाने की जरूरत क्या है। मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि कार्यक्रम क्यों बनाए जाते हैं। कार्यक्रमों का अपना महत्व होता है। कार्यक्रम मनाने का पहला जो उद्देश्य होता है, वही समाज के जो इंटेलेक्चुअल लोग बताते हैं कि भाई कार्यक्रम इसलिए मनाया जाता है क्योंकि कार्यक्रम विचारों को जिंदा रखता है। आज हम मान्यवर साहब का जन्मदिन परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं, कल को हम जन्मदिन मनाएंगे, फिर बाबा साहब से जो संबंधित जयंती आएगी, उनका जो धर्म दीक्षा का समारोह भी गया है, इस तरीके के हम दिन मनाते हैं। ये कार्यक्रम इसलिए होते हैं क्योंकि अगर विचार, ऐसा नहीं कि विचार नहीं मरते, अगर विचारों को मान जाना चाहिए तो विचार मर जाते हैं। इन विचारों को टाइम टू टाइम मान लेने के लिए उन विचारों को लगातार लोगों तक पहुंचाया जाता है, और जब पहुंचाया जाता है इसका मतलब विचारों को मान जाता है, और जब विचारों को मान जाता है तो वो विचार कभी नहीं बनता। अगर आपने कोई बात कह दी, मेरे को कोई बात कह दी, बड़ी अच्छी बात कह दी, मैंने आपको कोई बड़ी अच्छी बात कह दी, आपने मेरे से सुन लिया, सुनने के बाद आप उस बात को हजम करके आगे आपने बात कहीं चर्चा में नहीं रखी, तो वो बात बन जाती है।
कार्यक्रम समय पर किए जाते हैं। अब हम महीने में कितना कितना समय कार्यक्रम होता है। अब मानिए कि जनवरी में आदरणीय बहन का जन्म दिवस हम मनाते हैं, बड़े स्तर पर मनाया जाता है। फरवरी में गुरुदास महाराज की जयंती आ जाती है, मार्च में साहब कांचीराम का जन्मदिन आ जाता है, अप्रैल में बाबा साहब का आ जाता है, मई में जो बुद्ध पूर्णिमा आ जाती है। इस तरीके से महीने में एक कार्यक्रम ही होता है और ये विचारों को जिंदा रखने के कार्यक्रम होते हैं। ये इसलिए कार्यक्रम नहीं होते कि भाई जो आपको सिर्फ बुला लिया गया, आपका समय ले लिया गया और खत्म। पहला तो सबसे बड़ा कारण होता है विचारों को मान लिया जाना जरूरी है। जब विचार नहीं माने जाते मर जाते हैं। विचार कैसे मरते हैं? हमारे जाने कितने महापुरुष हुए होंगे, उन महापुरुषों को कभी कागज पर नहीं लिखा गया, उनकी चर्चाएं नहीं हुई, तो वो विचार वहीं की वहीं खत्म हो गए। वो महापुरुष हम तक नहीं पहुंच पाए। कितने महापुरुष अभी निकल निकल के आ रहे हैं, रिसर्च जब हो रही है पता लगता है। अब बाबा साहब की बात कीजिए, बाबा साहब तो महाराष्ट्र से थे, मराठी भाषा में उनका साहित्य इंग्लिश में रहा। हरियाणा के लोग बाबा साहब को क्यों मान रहे हैं? क्यों? क्योंकि विचारों को आगे से आगे बढ़ाया गया और माना गया। अब विचार उधर ही खत्म कर दिए जाते तो बाबा साहब आज तक जीवित ना रहते, तो ना लगता। मानव कांशीराम साहब पंजाब से पैदा हुए, पुणे में नौकरी की, उत्तर प्रदेश में अपना राजनीतिक आंदोलन, बहुजन मूवमेंट को मजबूत करने का आंदोलन शुरू किया, लेकिन हरियाणा में मनाया जा रहा है। इसका मतलब इनका विचार लगातार चला। जब विचार लगातार बताए जाते हैं, लगातार विचारों को जो माना जाता है, तो विचार जो है अमर हो जाते हैं और वो विचार कभी नहीं मरते। इसलिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि कार्यक्रम में 100 लोगों को बता दें, तो 100 लोग आगे जाके 1000 लोगों को बताए। इससे हमारे महापुरुष जीवित रहते हैं। सन 1990-91 में द हिंदू में एक लेख छपा, बड़ा अच्छा लेख था। मान्यवर कांशीराम साहब का आंदोलन बड़ा उपान पे, बहुत ज्यादा उपान पे था। उस आंदोलन में साहब कांशीराम में बड़ा चेहरा बन के उभर रहे। उस समय लेख लिखा गया, लेख का नाम था कि डेड अम्बेडकर इज डेंजरस देन अलाइव। भाई मृत अम्बेडकर, मरा हुआ अम्बेडकर जीवित से भी खतरनाक है। क्यों? क्योंकि बाबा साहब जो जीवित थे वो एक थे। कांशीराम साहब ने बाबा साहब के अनुयायी लाखों में खड़े कर दिए, करोड़ों में खड़े कर दिए। और जब बाबा साहब के विचार ज्यादा फैले तो बार बार वो लिखना पड़ा कि मृत से, मरे हुए अम्बेडकर से ज्यादा घातक, जीवित अम्बेडकर से ज्यादा घातक मरा हुआ अम्बेडकर हो गया। क्योंकि उन्होंने सोचा था कि बाबा साहब के साथ विचार चले जाएंगे, लेकिन विचार और ज्यादा उपाड़ मारे और विचार और बढ़े तो बाबा साहब के अनुयायी कितने ज्यादा खड़े हो गए। कोरोना आया, कोरोना में हम उससे पहले जयंतियां मनाते। कोरोना में क्योंकि हम जयंतियां कार्यक्रम करके नहीं मना सकते, तो एक सामाजिक अपनी भाईचारे की तरफ से की गई, समाज के बुद्धिजीवियों ने की कि भाई सब के सब उन्हें अपने घर पर दिया लगाएंगे। मैं हरियाणा की, भारत की बात करूं, उससे बाहर भी आप बात करूं, मुझे नहीं लगता कोई गांव ऐसा रहा होगा जिसको रोशनी ना रही। हर एक गांव में दिया जलाया, हर एक गांव में। जो बाबा साहब को अच्छी तरह से नहीं जानते थे उन्होंने भी दिया जलाया। क्यों? क्योंकि बाबा साहब को अपना महापुरुष मानते को पता बाबा साहब का क्या कार्य। तो सम्मानित साथी, कार्यक्रमों का उद्देश्य जो होता है, कार्यक्रम का उद्देश्य होता है विचारों को मान जाना। जब विचार लगातार मान जाते हैं तो कार्यक्रम सफल होते हैं। इसका दूसरा जो बड़ा उद्देश्य होता है वो होता है कि महापुरुषों के बारे में हम आने वाली पीढ़ियों को और ज्यादा जागरूक करें। जब हम कार्यक्रम में आते हैं, हमारे साथ कोई बच्चा कार्यक्रम में आता है तो बचपन से उस चीज को देखना शुरू करता है और उस कार्यक्रम को हमारा बच्चा समझने लग जाता है कि हाँ, ये हमारे विचारों से संबंधित कोई कार्यक्रम है। तो इन कार्यक्रमों में इसलिए ज्यादा जरूरी है। अब जो है हम अलग अलग चीजों अलग अलग दौर से देखते हैं। सन फरवरी 1928 में साइबर कमीशन भारत आया। सन 1927 में गठन किया गया, 1928 में भारत आ गया। जब साइबर कमीशन भारत आया तो उसका कांग्रेस में बड़े जोर शोर से विरोध किया, बहुत जोर शोर से विरोध। बिना ये जाने हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को आज भी क्या पढ़ाया जाता है कि साइबर कमीशन जो है भारत देश का विरोध है। भाई ये जो खिलाफत में आया, ये देश को गुलाम बनाने आया। हमारे बच्चों से पूछो साइबर कमीशन नेगेटिव कमेंट देगा, पॉजिटिव कोई नहीं देगा। पॉजिटिव और नेगेटिव से परे वो असली बात भी नहीं बताएगा क्यों आया। साइबर कमीशन भारत आया, बाबा साहब के सामने जो अपनी बात रखी, बात रखने के बाद जो है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब ने हमारे हक अधिकारों की लड़ाई। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब सफल रहे और 4 अधिकार हमारे लिए लेके आए। मैं बता रहा हूं आपको, माननीय कांशीराम साहब का मैं तो आज के समय में हमारा 4 डिमांड हमारे लिए बाबा साहब अम्बेडकर लेके आए। पहली जो डिमांड थी वो थी सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम। भाई हमें हमारा इलेक्शन अलग से कराया जाए, हमारे एमएलए अलग से बने, जो वंचित समाज। दूसरा जो था वो था 2 वोट का अधिकार। जो वंचित समाज है उसको 2 वोट का अधिकार दिया जाए। क्यों? क्योंकि
कि शिक्षा और नौकरी में प्रतिनिधित्व देना चाहिए। शिक्षा और नौकरी में प्रतिनिधित्व हम ले रहे। चौथा था कि उम्र निर्धारित कर दो जिसमें आप उस बच्चे को जो है अडल्ट कह सको, वेस्ट कह सको, और जब वेस्ट हो जाए तो उसका वोट का अधिकार आप सुनिश्चित करो, इसमें प्रॉपर्टी या कोई और कंडीशन ना लगाई जाए। वो वेस्ट मताधिकार सबके लिए होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय। ये 4 अधिकार लेके आया बाबा साहब अम्बेडकर। अब इसका हमारे सारे लोगों को नहीं पता। जो पहला जो डिमांड थी सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम, उसके तहत एक सीट से 2 एमएलए बन के जाए, एक सीट से 2 एमएलए। आपके डिमांड से एक एमपी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, चुन के जाता। उस समय अगर वो चीज लागू होती तो यहां से 2 एमपी बनकर जाती संसद में। एक एमपी शेड्यूल कास्ट होता और एक एमपी जनरल से, 2 एमपी बनकर जाते। और वो 2 एमपी जब बनकर जाते तो वो 2 एमपी हर सीट से बनकर जाते, हर सीट से 2 एमएलए बनकर, यानी कि प्रतिनिधि जो आपके थे वो सेपरेट हो जाते। और 2 वोट का अधिकार इसलिए था कि जब 2 एमएलए बनाएंगे तो 2 जगह वोट भी पड़ेंगे आपकी, इसलिए 2 वोट का अधिकार दिया गया। शिक्षा और रोजगार में मतलब जो है आपको आरक्षण या प्रतिनिधित्व दिया गया, वो इसलिए दिया गया था कि आप पढ़ लिख सको, आपको सूझबूझ आ सके कि बटन कहां दबाना। और जो चौथा था वेस्ट मताधिकार, कि भाई वोट तो थी नहीं, तो इसलिए पहले वेस्ट मताधिकार। इस देश में अगर किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति अगर वोट डाल रहा है तो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, इससे पहले वोट का अधिकार नहीं। तो सम्मानित साथियों, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने ये प्रावधान किए। इन प्रावधानों के बाद ये बात रखने के बाद अंग्रेजों ने बात मानी, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बात मान ली। इसके बाद कम्युनल अवार्ड आया। ये पूरा पैक्ट होता 3 से 4 घंटे का होता। मैं बड़ा शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि मेरे को माननीय कांशीराम साहब तक जल्दी लेके आना। उसके बाद कम्युनल अवार्ड लागू होता है। और कम्युनल अवार्ड यानी कि सांप्रदायिक पंचायत में ये बातें मान ली जाती है और इसको लागू किए जाने के आदेश जारी हो जाते हैं। गांधी जी जो कि उस मीटिंग में अवेलेबल थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पहले में गए थे गांधी जी, लेकिन कांग्रेस गई। दूसरे थे, जब गांधी जी को पता लगा कि बाबा साहब अम्बेडकर जो इस तरीके से बात रख रहे हैं तो गांधी जी की बजाय गांधी जी स्वयं दूसरे में गए। और जब उसके बाद जब बात पता लगी कि भाई ये लागू होने वाला है, तो सांप्रदायिक पंचायत लागू होने से पहले 20 सितंबर 1932 को गांधी जी इंडिया उतरे, लंदन से वापस आ गए। और वापस आते ही क्योंकि उन्होंने सरकार के खिलाफ स्टेटमेंट दे दी थी, उनको गिरफ्तार कर दिया गया और पुणे की अवधा जेल में डाल दिया गया। जब पुणे की अवधा जेल में उनको डाल दिया गया तो सम्मानित साथियों समझने वाली बात है, उन्होंने कहा कि जो है ये जो नियम है, ये 4 चीजें डिमांड है, ये मेरे देश को बांट देंगे और मैं बंटने नहीं दूंगा, इसलिए मैं आवरण अनुच्छेद करूंगा। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं अपना एक दाना भी नहीं लूंगा जब तक डॉक्टर अम्बेडकर ये वापस अपनी डिमांड में। डॉक्टर अम्बेडकर मजबूर होकर 4 दिन के उपवास के बाद 24 सितंबर 1932 को 24 सितंबर 1932 बहुजनों के इतिहास का सबसे काला दिन है। 24 सितंबर 1932 को शाम 5 बजे बाबा साहब अम्बेडकर पुणे की अवधा जेल में गांधी जी से मिलने गए। जब गांधी जी से मिलने गए तो वहां समझौता हुआ। अब यहां समझौते हुआ आप समझना, समझौता हुआ। समझौते में कहा गया कि भाई 4 डिमांड है, हम नीचे की 2 डिमांड को नहीं छेड़ते। नीचे वाली 2 डिमांड कौन सी? शिक्षा और रोजगार में आरक्षण, उसको हम नहीं छेड़ रहे नंबर 1। दूसरी जो नीचे वाली दूसरी वैश्व मताधिकार, वोट का अधिकार, उसको नहीं छेड़ रहे। पहली और दूसरी गड़बड़ है, तो पहली और दूसरी से भाई आप समझौता करो। तो पहली में उन्होंने कहा कि आपका हर सीट से 2 वोट का जाएगा, उसमें एक आपका जाएगा वंचित समाज का, क्योंकि उस समय एससीबीसी नहीं था, वंचित समाज था। तो आपने कहा कि भाई वंचित समाज से जाएगा, डिप्रेस्ड क्लास से जाएगा, जो दबे कुचले लोगों में से जाएगा। तो अगर उनमें से जाएगा तो कह रहे हैं कि नहीं ये 2 नहीं होने चाहिए, कोई कर दो। पहला समझौता ये हो गया 2 नहीं होंगे, 1 होंगे, 1 एमपी अब चुन के जाता। दूसरा समझौता था कि 2 वोट का अधिकार है, भाई 2 वोट का अधिकार आप खत्म कर दो, 2 वोट का अधिकार नहीं रहेगा। वोट के 2 वोट के अधिकार की जगह हम आपको दे रहे हैं राजनीतिक आरक्षण। राजनीतिक आरक्षण आपकी भिवानी खेड़ा रिजर्व है, कलानौर रिजर्व है। बाबा साहब मजबूर बस साइन करके घर आ गए। बताया जाता है, यहां फोटो लगा बाबा साहब का। जब कभी बड़ी विडंबना होती है तो मेरे घर बाबा साहब के तो हर जगह फोटो लगे ही हैं, तो मैं बाबा साहब की आंखों में आंखें डाल के देखता हूं, हमें बाबा साहब कभी खुश भी दिखाई देती, क्योंकि खुश हुए ही नहीं। पूरी
ये बाबा साहब अम्बेडकर लगातार 3 दिन दिन रात तक लगातार रोते ही रहे थे और वो एकदम सदमे में चले गए। इतना माड़ा समय 24 सितंबर 1932 का इतना माड़ा दिन रहा कि बाबा साहब 3 दिन तक घर से खाना नहीं खाया, गुमसुम हो गए, बिल्कुल किसी से बात नहीं की। पूना पैक्ट, ये पूना समझौता रहा जो हमारे अधिकारों को लेकर बैठे। अब इसमें क्या मिला, क्योंकि कांशीराम साहब को समझना तो पूना पैक्ट समझना पड़ेगा। और आज मैं आपको पूना पैक्ट इसलिए पूरा नहीं बता सकता क्योंकि 4 घंटे का विषय है। मैं आपको 0 से उठाकर बताऊंगा भी, अगर आप मेरे को बुलाओ दोबारा किसी कार्यक्रम में, लिमिटेड 20-30 आदमी हम आपको सारा बताऊं कैसे होता है। क्योंकि जो पुराने बुजुर्ग पढ़े लिखे इस आंदोलन को लेकर चल रहे थे और आज के टाइम में जो नौजवान चल रहे उनमें फर्क है। फर्क क्या है कि वो बुजुर्ग उस समय अच्छे से पढ़ लिख नहीं पाए थे और वो उन्होंने झंडा पकड़ लिया सब कांशीराम का। उन्होंने कहा कि नेता जो का वो ठीक का होगा, तो उन्होंने ठीक लाइन पकड़ ली। अगर दिल्ली पहुंचना है तो या तो पटड़ी ठीक पकड़ दो, रेल ठीक पकड़ दो, और या फिर आपके हाथ में अगर साइकिल भी है और आप नहीं पता कौन सा शॉर्टकट काम आप अगले घंटे दिल्ली जा रहे हो तो आप बोल सकते हो। जो आजकल का नौजवान बीएसपी पार्टी का आया और यहाँ जो है छोटे मोटे स्तर पर नेतृत्व कर रहे हैं, उसमें पुराने आदमी फर्क ये है कि आज का जो नौजवान आया ना वो पढ़े लिखा नौजवान आया, पुराना जो था ना वो इतना नहीं पढ़ा लिखा। क्यों? क्योंकि उन्होंने नेता भरोसा किया और नेता ने उनको सही दिशा दी तो ठीक था। लेकिन आज उस दौर में हम सब कांशीराम साइकिल या तो निकाल नहीं रहे कि भाई एक नौजवान समझा देंगे। अब एक नौजवान को पढ़ के समझ के इस आंदोलन में आना पड़ेगा। जो बिना पढ़े बिना घर चले गए बिना समझे इस आंदोलन में आवा 4 दिन का मेहमान है, 5वें दिन समाज का आंदोलन गाड़ी देख लेकर, क्योंकि समझ में कोई आई बात है कोई नहीं होगा। यहाँ राजनीति की लड़ाई नहीं है, यहाँ सिर्फ कुर्सी में बैठने की लड़ाई नहीं है, ये स्वाभिमान की लड़ाई है, इज्जत की लड़ाई है। जब हम इलेक्शन आते हैं तो सबसे ज्यादा नेगेटिव कमेंट आते हैं, हमारे एकदम से दिमाग खराब हो जाता है ये कैसे हो। मैं कहता हूं कि भाई पढ़ाओ, हमें उस पढ़ाओ को ठीक करने के लिए पहले संघर्ष करना है 4 साल। अगर वो पढ़ाओ हम थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो भी गए तो दोबारा हमें देखना कि अगले पढ़ाओ की तैयारी करोगे। तो मान्यवर साहब कांशीराम के बारे में जो बता रहा था, बाबा साहब अम्बेडकर बड़े दुखी हुए। अगर बता रहे 4 चीज पलट के क्या होगी, ये एक सीट से एक ही एमएलए हम चुना जाएगा। दूसरा 2 वोट के अधिकार की जगह हम आपने गांधी जी ने कहा कि हम आपको राजनीतिक आरक्षण दे रहे हैं। उसके बाद तीसरा सेवा शिक्षा और रोजगार आरक्षण प्रतिनिधित्व, और चौथा एज इट इज रहा वेस्ट मताधिकार, सर्व समाज का व्यक्ति होगा उसकी एक उम्र निर्धारित की जाएगी, उस उम्र के बाद उसको वेस्ट मान लिया जाएगा और वो वोट देने का अधिकारी होगा। ये बड़ी सिंपल सी बात है, 4 चीज इसका समझ में। अब ये कहा गया कि पूना पैक्ट 10 साल तक मान्य होगा। अगर 10 साल में कांग्रेस दलितों की हालत ना सुधार पाई, पिछड़ों की हालत ना सुधार पाई, वंचित समाज डिप्रेस्ड क्लास की हालत ना सुधार पाई तो ये भंग हो जाएगा। और ये भंग हो जाएगा तो आपको दोबारा से वही जो अधिकार है जो आप ऊपर से लेके आए हो वो लागू हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा 10 साल के लिए। अब एक बात समझो, पूना पैक्ट 10 साल के लिए था। भगवान साथी और हमारे पढ़े लिखे साथी बैठे हम जब पढ़ते जाते हैं तो पहली बात ये कही जाती है कि कोटे से आया, और उसमें कहा जाता है कि भाई 10 साल तक आरक्षण, फेसबुक पर सोशल मीडिया पे बात लिखी जाती है 10 साल तक आरक्षण था। सम्मानित साथियों 10 साल वाला आरक्षण सिर्फ राजनीतिक आरक्षण, सिर्फ राजनीतिक आरक्षण 10 साल के लिए था। क्यों? क्योंकि पूना पैक्ट से आया, वो हमारी डिमांड है, वो सब की डिमांड वो 10 साल के लिए था। अभी पिछले दिनों साले को आया राजनीतिक आरक्षण को और 10 साल के लिए रिन्यू कर दिया गया हरियाणा सरकार ने, और अखबार में इतनी सी खबर आई, इतनी सी खबर मैंने फेसबुक पर डाला। मगर राजनीतिक आरक्षण को इतने गुपचुप तरीके से करते हैं कि हमारे लोगों को पता नहीं लगता क्या कर रहे हैं। 10 साल में इसको रिन्यू कर रहे हैं और हमारे लोगों को पता नहीं लग रहा है। विधानसभा में पारित हो जाए और लागू कर दिया गया, कहीं अखबार में नहीं आया, कहीं झंडे पोस्टर नहीं। एक 4 ग्राम लेटरिन बनवा देना तो 20-22 का फ्लैक्स लगवाऊं नहीं आते, लेकिन आरक्षण के ऊपर चर्चा हुई और हमें पता चला तो 10 साल फिर दोबारा से आगे बढ़ाने बाबा साहब अम्बेडकर इससे बड़े दुखी। बाबा साहब अम्बेडकर ने उसके बाद 1942 में जेल भरो आंदोलन किया ताकि ये रद्द हो सके, लेकिन ये रद्द नहीं हो पाया। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1952 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में प्रस्ताव पारित करवाया कि हर हाल में हम इसको भंग करवाएंगे, ये जो समझौता हुआ इसको दोबारा से लेके आएंगे तो उनका अधिकार हो जो सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम, लेकिन ये फिर भी नहीं हुआ और आखिर में